वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत चैलेंजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उच्चक और निम्नक। उच्चक और निम्नक, बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको आपको बहुत आराम से समझना होगा और कई बार समझना होगा और धीरे धीरे समझना होगा। मतलब एक पर्याप्त समय आपको इसको देना होगा। ये टॉपिक बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और ये उदाहरणों से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आपको एक विचार बनाना पड़ेगा, एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि उच्चक निम्नक होते क्या है ना। देखिए, एक चीज समझिए, अगर आप उदाहरणों से चीजों को पढ़ रहे हैं, उदाहरणों से पढ़ रहे हैं, तो आप किसी चीज का सिर्फ एक पार्ट समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको हाथी का उदाहरण देकर समझाता हूँ, हाथी की एक सूंड होती है, तो फिर आपके लिए जीवन भर हाथी वही होगा जिसकी सूंड होती है। समझ रहे प्रॉब्लम क्या होती है उदाहरणों की। एक उदाहरण होता है, एक कंसेप्ट होता है। जब हम उदाहरण समझने में आसान होते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, लेकिन उदाहरण पूरा सच नहीं होता। उदाहरण पूरा सच नहीं होता, उदाहरण सिर्फ उसका एक टुकड़ा होता है। और हमें लगता है उदाहरण समझ में आ गया, हमें लगता है हाथी समझ में आ गया। हाथी का उदाहरण समझ में आ गया तो हमें हाथी समझ में आ गया। नहीं, हाथी बहुत बड़ा है। सूंड तो उसका एक उदाहरण, उसका एक हिस्सा है। उदाहरण मात्र उसका एक हिस्सा है, ना कि वो पूरा है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है जब आप गणित पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चे थ्योरी में जब भी पढ़ाई जाती है तो वो सोचते हैं थ्योरी, हाँ ठीक है सुन लो, जब एग्जाम्पल देंगे ना उसको समझ लेंगे। वो थ्योरी को नहीं समझता, वो एग्जाम्पल को समझता है। जिससे क्या होता है कि वो एग्जाम्पल जितनी थ्योरी है वो तो समझ में आ गई, यानी हाथी की सूंड वाली बात तो समझ में आ गई। अब कोई कहे हाथी बड़ा होता है, जैसे आएगा कि हाथी बड़ा होता है, वो तो उस एग्जाम्पल में था ही नहीं। एग्जाम्पल तो सूंड का था, तो सूंड वाला हाथी होता है बस, बड़े वाला हाथी नहीं होता। जैसे इसकी पूंछ छोटी, वो हाथी नहीं होता। तो दिक्कत फिर वहां खड़ी हो जाती है। उदाहरण चीजों के आधे आधे से भी बहुत छोटे हिस्से को ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, जबकि जो थ्योरी होती है वो पूरे हाथी को एक्सप्लेन कर रही है। इसलिए अच्छा, प्रॉब्लम तो होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आपको थ्योरी पूरी समझनी है, एक हाथी को पूरा एक साथ समझना होता है, तो वो दिक्कत खड़ी करता है। तो हमारा एज ए स्टूडेंट हमारा पॉइंट ये रहता है कि यार उदाहरण समझ लेते हैं। सर उदाहरण तो देंगे एक दो, उसको पकड़ लेंगे, उन उदाहरणों को समझ लेंगे। फिर उससे क्या होता है, उससे आपके कंसेप्ट कभी नहीं बनते। आपके एग्जाम्पल तो बन जाते हैं, उदाहरण तो बन जाते हैं, उदाहरण तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन कभी भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में वो था क्या। पूरा हाथी कभी समझ में नहीं आता, खाली सूंड समझ में आती। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उदाहरणों से चीजों को मत समझिए। इसलिए उदाहरण देना जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं, उदाहरण देने चाहिए, लेकिन कंसेप्ट का काम कंसेप्ट ही करेगा, उदाहरण का काम उदाहरण करेगा। ठीक है, कंसेप्ट का काम कंसेप्ट करेगा, उदाहरण का काम उदाहरण करेगा। उदाहरण एक छोटा सा हिस्सा है, हाँ ठीक है, वो आपकी अगर आपके कंसेप्ट को थोड़ा मजबूत करता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि उदाहरणों से कंसेप्ट बनाऊंगा, ये गलत है ना। कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए उदाहरणों का इस्तेमाल करूं, ये स्वाभाविक है, अच्छा है, लेकिन उदाहरण से कंसेप्ट बनाऊंगा, ये फिर खतरनाक है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, थ्योरी से स्किप मत करिएगा, उदाहरणों का वेट मत करिएगा कि उदाहरण आएंगे मैं समझ लूंगा। थ्योरी तो सर को समझाने दो, जो समझा रहे हैं, हम तो उदाहरणों को समझ लेंगे, उदाहरण तो देंगे ही देंगे, हम उनको सुन लेंगे। तो ये विचारधारा के साथ मत जाइएगा, वरना मैंने पहले ही कह दिया, ऐसा जब जब भी आपने किया है, पीछे इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब भी आपने ये स्किप किया है थ्योरी को और एग्जाम्पलों के सारे अपनी समझ को तैयार किया है, तब तब आप उस टॉपिक से परेशान ही होंगे। आपको वो टॉपिक परेशान करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वो उदाहरण ही सत्य लगेगा। उस उदाहरण के इधर या उधर होते ही मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि उदाहरण पे ही बनाया हुआ था। सारी थ्योरी उदाहरण से बनाई हुई थी, है ना। जैसे मैं आपको ईमानदारी का चैप्टर समझा रहा हूं कि ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, फिर मैंने उदाहरण दे दिया कि ईमानदार देखो, वो रमेश ईमानदार है, और रमेश को मान लो आप सब जानते हैं। तो अब आपने क्या किया, ईमानदारी को तो समझा नहीं, रमेश को समझ लिया। अब हो सकता है सुरेश भी ईमानदार हो, लेकिन आपको नहीं लगेगा, बोले रमेश तो छोटा है। ईमानदारी छोटी होती है, इतनी बड़ी थोड़ी होती है। सर ने कहा था रमेश ईमानदार है, तो रमेश तो इतना है, इतना है, तो ईमानदारी खाली इतनी होती है। सुरेश तो इतना है, इसका मतलब ये ईमानदारी नहीं हो सकती, है ना। रमेश तो पतला है, सुरेश मोटा है, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि रमेश तो पतला है। ईमानदारी, सर ने कहा था रमेश ईमानदार है, तो वो पतला है ना, बस वही ईमानदारी है। ये मोटे वाला ईमानदार कैसे हो सकता है? कहानी समझ में कहाँ गड़बड़ हुई? कहानी कहाँ गड़बड़ हुई? आपने ईमानदारी को रमेश मान लिया, दिक्कत वहां शुरू होगी, क्योंकि आपने उदाहरण को ही कंसेप्ट समझ लिया, वो बड़ी गलती है। ठीक है, तो आज का सुबह का पहला कहानी ये चीज है।
ठीक है, आ जाओ अब चलते हैं चीजों के ऊपर। समुच्चों की परिबद्धता, समुच्चों की परिबद्धता, ये परिबद्धता क्या है, बाउंडनेस क्या है, एक समुच्चय को बांधना, पहले समुच्चय क्या है, फिर उसे बांधने का मतलब क्या है। और अभी हम फिलहाल जिन भी समुच्चयों की बात करेंगे वो सारे रियल समुच्चय होंगे, वास्तविक समुच्चय, वास्तविक समुच्चय, वास्तविक समुच्चय जो रियल नंबरों से बने हुए हो। अभी फिलहाल हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो हमारे जितने भी समुच्चय होंगे, मैं बोलूं या ना बोलूं, हम सब बात रियल नंबरों के ऊपर ही कर रहे हैं। हमारा बना हुआ हर समुच्चय, छोटा बड़ा बहुत बड़ा जो भी होगा, वो बना हुआ रियल नंबरों से होगा। ठीक है, वो तो जो बात करें वो भी सी बात है, अगर इंसानों की बात चलती है तो इंसानों की बात हो रही होगी। मैं रमेश सुरेश बोल रहा हूँ तो ओबियसली बात है, रमेश कोई गधा तो नहीं होगा, घोड़ा तो नहीं होगा, बकरी तो नहीं होगा, सीधी बात है ना। तो कुछ चीजें होती है जो बिना कहे ही आपको समझ में आ जाएंगी कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। तो यहाँ पे जो भी मैं बातें करूंगा, जब भी मैं समुच्चय बोलूंगा तो समुच्चय का अर्थ वास्तविक समुच्चय से होगा। मैं भी, क्योंकि हम टॉपिक ही रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अवयव है वो रियल नंबर है। जो भी अवयव है, मैं जिसे अवयव बोलूंगा वो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि सब कुछ रियल नंबर के अंदर अंदर ही चल रहा है। रियल कोई उप समुच्चय बना रहा हूं तो रियल नंबर का ही कोई उप समुच्चय बना रहा हूं। ठीक है, ए उप समुच्चय किसका, रियल नंबर का। मैं कहूं बी उप समुच्चय किसका, तो रियल नंबर का, क्योंकि हम सारा काम रियल नंबरों के अंदर ही कर रहे हैं। सब कुछ रियल नंबर के भीतर भीतर चल रहा है। ठीक है, सब कुछ यहां चल रहा है। जो कुछ भी लूंगा यहां से लूंगा, जो भी अवयव लूंगा वो भी इसके होंगे, वो भी कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। जो भी लूंगा वो यहां से लूंगा तो यहां रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, समुच्चय बना रहा हूं, कोई भी समुच्चय बना रहा हूं तो इसी में से कुछ लेकर कुछ छोड़कर सारे लेकर, जैसे भी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी उस तरीके से करूंगा। उप समुच्चय बनाने का मतलब क्या होता है कि वो ऊपर वाला सेट है, उसमें से आपने अवयव ले लिए, कितने लिए वो आपकी मर्जी, सारे ले सकते हो, कम ले सकते हो, कुछ छोड़ सकते हो, कुछ ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो। ऑल योर विश, जो आप चाहते हो उसको कहते हैं उपसमुच्चय। आर में गया और एक बाल्टी भरा ली, इसी का नाम उपसमुच्चय। चाहे तो पूरे ले लो, कोई मना नहीं करने वाला, इसे कहते हैं वास्तविक उपसमुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का बना उपसमुच्चय या वास्तविक संख्याओं से बना हुआ समुच्चय। तो वास्तविक समुच्चय क्या हुआ, वह समुच्चय जो वास्तविक संख्याओं से बना हुआ है। वास्तविक संख्याओं से बना हुआ है, सारी से बना हुआ है, थोड़ी से बना हुआ है, ज्यादा से बना हुआ है, कम से बना हुआ है, वो तो वो खुद बता देगा कि भैया मैं कौन हूं। वो तो खुद बता, ए बता देगा कि भैया मैंने ये लिए, बी कोई होगा तो वो बता देगा मैंने ये लिए और ये छोड़ दिए, कोई और होगा कहते मैंने सारे ले लिए। कोई बात नहीं, कोई मना नहीं है हमारी, या कोई ये नहीं ये मतलब वो जैसे शादी में जाते हैं जितना खाना है खाओ, कौन मना कर रहा है, ये पड़ा है ले लो जितना लेना चाहो, भाई जो अवेलेबल है वो पड़ा है, तुम्हारा मन करे जितना खाओ, 2 घंटे खाओ, जितनी देर रिसेप्शन चलता है उतनी देर खाओ। सेम वही बात है, रियल नंबर पड़े हैं, आपको जो चाहिए जितने चाहिए भर लो ले लो, वो आपका समुच्चय बन गया। वो बना किससे है, वास्तविक समुच्चय, वास्तविक संख्याओं से बना है तो वास्तविक समुच्चय उसको हम नाम देंगे। डन, ठीक है। अब अगला हिस्सा, कोई भी वास्तविक समुच्चय जब आप ए लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई वास्तविक समुच्चय ए आप लेते हैं और उस ए को आप क्रम में लिखते हैं, क्रम, क्रम, क्रम होगा, क्यों होगा, क्योंकि रियल नंबर में क्रम होता है। रियल नंबर क्रमित क्षेत्र होते हैं, क्रमित क्षेत्र मतलब क्रम से। कोई भी रियल नंबर अगर आपको पता है तो आप उन्हें क्रम से लगा सकते हैं। क्रम से मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर क्रम से लग सकते हैं, तो आप उन्हें क्रम से लगा सकते हैं। अगर मैंने ए उप समुच्चय बनाया भी है, रियल नंबरों से तो बनाया होगा, रियल नंबर बनाया होगा तो रियल नंबरों में मुझे पता है कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है, तो उनमें क्रम सेट हो सकता है, क्रम बन सकता है कि भैया ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, इस तरीके से क्रम में लगा सकते हैं। तो जो आपका समुच्चय ए है उसको क्रम में लगाने के बाद में, अब ध्यान से यहां पे इंटरेस्टिंग बात आती है, क्रम से लगाने के बाद
आपने अपने समुच्चय को क्रम से लगा दिया बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब बढ़ते हुए क्रम में लगाने के बाद, दोबारा से बढ़ते हुए क्रम में लगाने के बाद ऐसा अगर आप कर देते हैं तो क्या आप 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं? पहले आप उसे क्रम से लगा लीजिए, क्रम से लगाने के बाद 2 सवालों के जवाब देने हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपका पहला अवयव जहां से आपका समुच्चय स्टार्ट हुआ है और जहां एंड हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर से बड़ा है और ये कौन से नंबर से छोटा है? क्या ये संभव है? कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहां पे गोली नहीं चलाएगा, कोई आपकी जान नहीं लेगा। अगर संभव है तो हाँ, नहीं संभव है तो ना। क्या आपके समुच्चय को क्रम से लगाने के बाद आप बता सकते हैं कि आपका समुच्चय का पहला अवयव जहां से वो शुरू हो रहा है, क्या वो किस नंबर से बड़ा है और लास्ट अवयव किस नंबर से छोटा है? ये 2 नंबर क्या खास होता है? ये नंबर 2 हो गए, क्योंकि अब देखिए आपने क्रम से लगाया है, क्रम से लगाया है तो आपके समुच्चय का सबसे छोटा अवयव ये है, सबसे छोटा अवयव ये है और सबसे बड़ा ये है। अगर इससे भी कोई बड़ा है, इससे भी बड़ा कोई है, तो इसका मतलब पूरा समुच्चय के से छोटा है, पूरा समुच्चय के से छोटा है, क्योंकि सारे सबसे बड़े अवयव, जो सबसे बड़ा अवयव है, तो आपका अगर सबसे बड़े अवयव से बड़ा के है, आप कह रहे हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा अवयव है वो के से छोटा है, आपका सबसे बड़ा अवयव अगर के से छोटा है, इसका मतलब फिर सारे अवयव के से छोटे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो समुच्चय है वो के से छोटा है। के से छोटा है इसका मतलब है ऊपर से बंधा हुआ है, ऊपर से बंधा हुआ मतलब के से छोटा है, इसका मतलब के को पार नहीं करेगा। हमारे समुच्चय के समस्त अवयव, हमारे अवयव, हमारा जो समुच्चय है उसके सारे अवयव के से छोटे हैं। इसका मतलब हमारा समुच्चय के को पार नहीं कर रहा, के को पार नहीं कर रहा, इसका मतलब के बाउंड हो गया, हमारी बाउंड्री होगी, ऊपर की बाउंड्री होगी के। इसे कहते हैं अपर बाउंड, ऊपरी परिबद्ध, अपर बाउंड। जवाब है ऐसा हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, कोई बात नहीं। यहां कोई बंदूक चलाने वाली, मैंने पहले ही कह दिया, कोई भी आपकी जान को खतरा नहीं है। अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि भाई ऊपर से बंधा हुआ हो, कई नहीं बंधे हुए, भी हम एग्जाम्पल लेंगे, कई ऊपर से नहीं बंधे हुए होंगे, कई होंगे। तो बंधे हुए हैं या नहीं है वो आपको बताना है, हो तो बताना है, वो बोलना है जो सच बोलना है। गणित में आपको सच बोलना होता है, बस सच बोलिए, हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप ऊपर से बांध सकते हैं? क्या आप अपने समुच्चय को ऊपर से बांध सकते हैं? ऊपर से बांधने का मतलब है एक नंबर बताना जिससे आपका पूरा समुच्चय छोटा हो, आपका पूरा समुच्चय उस अवयव से छोटा हो। अब आ जाओ परिभाषा पे। एक क्रमिक क्षेत्र F, एक क्रमिक क्षेत्र है, क्रमिक क्षेत्र R की बात चल रही है ना, R की बात कर रहे हैं। एक क्रमिक क्षेत्र का अवयव की, उसके अरिक्त उपसमुच्चय, उसका कोई उपसमुच्चय S, जैसे हमने यहाँ पे A नाम लिया, इसने S नाम लिया, कोई बात नहीं, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। के जो है वो अपर बाउंड कहलाता है। कब कहलाता है? कब कहलाता है? अब यहां से शुरू होती है राम कहानी। के एस का अपर बाउंड कहलाता है। कब कहलाता है? यदि एस का प्रत्येक अवयव, एस के अंदर जितने भी अवयव है, 1 2 3 4 5, ये सबके सब के से कम हो तो या बराबर हो। अच्छा, बराबर क्यों लिया? बराबर लेने से भी तो यही हो गया ना, बराबर है, इसके बराबर हो गया, इसके बराबर भी हो गया तो ये लास्ट ही है, ये लास्ट है, इसका मतलब इसके बराबर हो गया तो इस तक चला जाएगा, इसको पार तो नहीं करेगा ना, तो बंद तो गया ही। इसके बराबर भी हो गया तो भी क्या दिक्कत है, इसके लास्ट वाले के बराबर भी हो गया तो भी क्या दिक्कत है, बाकी तो बराबर हो गया, पार तो नहीं कर रहा ना, पार तो नहीं कर रहा तो बाउंड्री तो होगी। जैसे आपकी दीवार है वो आपकी जमीन के हिस्से में आती है ना, आप जो दीवार बनाते हैं वो आपके जमीन के हिस्से में आती है,
लेकिन वो दीवार तय करती है कि आपका घर कहां तक है, ये आपके दीवार की बाउंड्री ही तो अपर बाउंड है, वो तय करता है कि इससे ज्यादा आपका घर यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है, ए के से छोटा है या बराबर है। कौन है ए एस के सारे अवयव है, ए एस के सारे अवयव, एस का हर अवयव, एस का हर अवयव, जितने भी एस में अवयव है सबके सब के से छोटे हैं या बराबर। परिभाषा पे थोड़ा सा फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि ये बराबर वाली बात कहां से आ गई, छोटी वाली बात कैसे आ गई। आप बराबर लेंगे, अगर मान लीजिए एक अवयव आपके समुच्चय में जो अवयव है, जैसे 1 2 3 4 का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, 4 का एग्जांपल लेता हूं, तो अगर मैं कह देता हूं कि ये समुच्चय 4 में इसका अपर बाउंड लूं तो 4 अपर बाउंड हो गया, क्योंकि हर अवयव या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो इसका अपर बाउंड 4 हुआ नहीं हुआ, इसका अपर बाउंड 4 हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर हर अवयव, कोई भी अवयव, यहां देखो अगर आप, तो कोई भी अवयव 4 से बड़ा नहीं है। पर मैं यही तो कहता है अपर बाउंड कौन होता है, सारे अवयव उसके बराबर हो सकते हैं, अवयव उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो अपर बाउंड है, अगर वो अपर बाउंड है तो कोई भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, सब उससे छोटे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर इस बात को पढ़े तो एस का अपर बाउंड के कहलाता है, के जो है वो अपर बाउंड कहलाता है। कब कहलाता है, जब एस के सारे अवयव या तो हर अवयव एक के से छोटा होगा या हर अवयव के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, परंतु बड़ा नहीं हो सकता। तो हर वो नंबर एस का अपर बाउंड कहलाएगा जिसमें जो प्रत्येक अवयव से बड़ा हो या फिर बराबर। ठीक है, यहां तक अपर बाउंड। अच्छा, क्या 4.1 भी अपर बाउंड है, 4.1 भी अपर बाउंड है, हाँ या ना। इस परिभाषा को देखो और बताओ, क्या 4.1 अपर बाउंड है या नहीं है। परिभाषा को देखो और बताओ, क्या 4.1 अपर बाउंड है या नहीं। जवाब है हाँ है, हाँ है। बोला कैसे हो गया, परिभाषा पे फिर आओ। परिभाषा ने क्या कहा था कि प्रत्येक अवयव छोटा हो या बराबर हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई इनमें से कोई भी 4.1 से बड़ा है, क्या इनमें से कोई भी 4.1 से बड़ा है, इनमें से कोई भी क्या 4.1 से बड़ा है, नहीं, तो अपर बाउंड हुआ नहीं हुआ। बोले हाँ, बराबर हो, छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना। यहां क्या कहे, यहां ये नहीं कहा कि बराबर ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बराबर नहीं मिला तो गोली चला दूंगा। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, स्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है। इसने कहा है ए के से छोटा हो या बराबर हो, ऐसा नहीं कहा कि बराबर चाहिए, बराबर होना। ए के जो है ना किसी न किसी अवयव के बराबर होना चाहिए, अगर एक के भी बराबर नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। कहा इसने, परिभाषा को ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। क्या इसने कहा, इसने कहा कि ए के बराबर होना चाहिए, एक अवयव ए जो है वो के बराबर। इसने कहा है कि प्रत्येक अवयव के से छोटा हो या बराबर हो, छोटा हो तो भी चलेंगे, बराबर हो तो भी चलेंगे, परंतु बड़े नहीं होने चाहिए, के से बड़े नहीं होने चाहिए। तो देखो 4.1 से बड़ा है कोई यहाँ पे नहीं, तो काम कर गया। 4.1 है, 4.001 क्या ये है, जवाब हाँ, ये भी अपर बाउंड है। तो यही तो मैंने पहले शुरुआत में क्या समझाया था, जब आप एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये दिक्कत होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप समझते हैं अपने हिसाब से, आप परिभाषा को नहीं समझते, आप अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि ओ ये कहना चाहता है, ओहो
परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा में लिखा हुआ है कि प्रत्येक अवयव k से छोटा या बराबर हो, यानी कोई भी k से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर k अपर बाउंड है तो कोई भी k से बड़ा नहीं होना चाहिए, k से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, तो k से बड़ा कोई नहीं। तो 4.001 ये भी बाउंडेड है, ये भी अपर बाउंड है। 4.00000 एंड डैश डैश 1 ये भी अपर बाउंड है। तो ये सारे अपर बाउंड है, यानी अपर बाउंड का भी एक पूरा सेट बनेगा। अपर बाउंड का भी अगर एक अपर बाउंड हो गया, अगर एक अपर बाउंड हो गया तो उसके आगे आने वाला हर अवयव अपर बाउंड हो जाएगा। एक बार एक अवयव अपर बाउंड है, एक अवयव अपर बाउंड है तो उसके आगे वाले सब अपर बाउंड है। एक अपर बाउंड मिल गया, जैसे ये अपर बाउंड है तो इसके ऊपर वाले सारे अपर बाउंड है, क्योंकि इसको ही पार नहीं कर रहा तो इसको तो पार करना ही नहीं है, तो ये सब अपर बाउंड हो जाएंगे। एक अपर बाउंड अगर हो गया तो उसके बाद वाले सारे अपर बाउंड होंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि पहला अपर बाउंड कौन सा होगा? पहला अपर बाउंड, फर्स्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा? सबसे पहला, मतलब वो जो सबसे पहला अपर बाउंड है, जहां से अपर बाउंड शुरू होंगे, जहां से अपर बाउंड का खाता खुलेगा, वो पहला अपर बाउंड कौन सा है? पहला अपर बाउंड कौन सा है? फर्स्ट अपर बाउंड कौन है? कहानी कहां से शुरू हुई? अपर बाउंड की कहानी सबसे पहले कहां से, कौन है? देखिए, एक अपर बाउंड आ गया, उसके बाद में सब अपर बाउंड है, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट अपर बाउंड कौन होगा? जिसके नीचे कोई अपर बाउंड नहीं है, जिसके नीचे कोई अपर बाउंड नहीं है, वो पहला अपर बाउंड है। फर्स्ट अपर बाउंड कौन है? फर्स्ट अपर बाउंड कौन है? उसको कहते हैं उच्चक। उच्चक, पहला अपर बाउंड उच्चक कहलाता है। सुप्रमम कहते हैं उसको, सुप्रीमम, पहला अपर बाउंड, जहां से अपर बाउंड शुरू होते हैं, फर्स्ट अपर बाउंड उच्चक कहलाता है। लेकिन परिभाषा देंगे ऐसे नहीं, हवाई फायर नहीं करेंगे, अभी तो इसे समझाने के लिए था, अभी इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अपर बाउंड का एक पूरा सेट बनेगा, अपर बाउंड्स का एक पूरा सेट बनेगा, क्योंकि याद हो गया, एक अपर बाउंड अगर मिल गया तो फिर तो मिलते ही जाएंगे, फिर उसके आगे वाले सब अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड का भी एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है पूरा अपने आप में। अपर बाउंड्स का भी एक समुच्चय होता है कि भाई ये अपर बाउंड है, इसके बाद वाले सब अपर बाउंड है। एक अपर बाउंड मिल गया, उसके बाद वाले सब अपर बाउंड है, और कई बार उससे पहले भी अपर बाउंड हो सकते हैं। जैसे इसका अपर बाउंड 5 है, इसका अपर बाउंड 5 भी है, 5 भी है ना, 5 से पहले भी अपर बाउंड है, 5 के बाद वाले तो गारंटी है, 5 के बाद वालों की तो गारंटी है। एक अपर बाउंड के बाद तो सब अपर बाउंड होते हैं, लेकिन उससे पहले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं। जैसे 5 है, 5 से पहले अपर बाउंड है, लेकिन अगर यहां देखें 4, तो 4 से पहले कोई अपर बाउंड नहीं है, 4 से पहले कोई अपर बाउंड नहीं है, तो हम वो लास्ट पहला अपर बाउंड देखना चाहते हैं, हम वो पहला अपर बाउंड देखना चाहते हैं जिससे कहानी शुरू हुई है, जिसके पहले कोई अपर बाउंड नहीं है, वो पहला है, फर्स्ट अपर बाउंड, फर्स्ट अपर बाउंड। पहला ऊपरी परिबद्ध हम चाहते हैं कि पहला ऊपरी पद कौन सा है, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगी ये पहला है, इससे पहले कोई भी अपर बाउंड नहीं है, अब इसके बाद ही है, जो भी है इसके बाद ही है, इससे पहले कोई नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये बात क्लियर होगी? ठीक है, आ जाओ। अभी एक चीज आप लोग भूल जाते हो, आप रियल नंबरों पे काम कर रहे हो, रियल नंबरों के मामला बड़ा जटिल होता है। रियल नंबरों का मामला, अभी जैसे अभी किसी ने कहा, रविंद्र ने कहा कि जो सबसे बड़ा अवयव होता है वो पहला अपर बाउंड होता है, जो पहला अवयव होता है, जो सबसे सबसे बड़ा अवयव होता है वो अपर बाउंड होता है ना। रविंद्र ने कहा, किसने कहा कि जो सबसे, हाँ रविंद्र ने कहा, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट अपर बाउंड होता है। ठीक है, बिल्कुल। एक एग्जांपल लेते हैं,
इस केस में आओ, इंटरवल है 0 से 2। इंटरवल का मतलब होता है वो सारे रियल नंबर जो 0 और 2 के बीच में, वो सारे रियल नंबर जो 0 और 2 के बीच में। इंटरवल का मतलब होता है जो आपको किनारे दिए गए हैं उन किनारों के बीच के ओपन इंटरवल है, तो आपको वो सारे अवयव लेने हैं जो 0 और 2 के बीच में है। हाँ, ना 0 लेना है ना 2 लेना है, ना 0 लेना है ना 2 लेना है, ना तो 0 और ना ही 2 लेना है, ना 0 ना 2, बस 0 और 2 के बीच में जितने हैं सब लेने हैं। 0 से बड़ा है वो सब लेने हैं, 2 से छोटा है वो सब लेने हैं। अब कहानी फिर से दोबारा पढ़ते हैं कि इसका अपर बाउंड क्या होगा। पहली बात तो एक चीज वो भी बात कर लेते हैं जो रविंद्र कह रहा था, उसको देखते हैं कि समुच्चय का सबसे बड़ा अवयव, इस समुच्चय का सबसे बड़ा अवयव कौन है, इसका सबसे बड़ा अवयव कौन है। इस समुच्चय का सबसे बड़ा अवयव कौन सा है, पहले तो ये बताओ इस समुच्चय का सबसे बड़ा अवयव कौन है। आप डैश डैश करके नहीं चला सकते, आप यूं डैश 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 करके नहीं चला सकते, आपको एग्जैक्टली बताना होता है। ये डैश डैश का मतलब क्या होता है, डैश डैश आप सब यूज करते हैं जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये क्रम ऐसे चल रहा है। आपको नंबर बताना है, नंबर परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब पूरा पूरा, ना कम ना ज्यादा। जैसे 1.9 आप यूं बोलेंगे 1.9, 1.99, ये होता है परफेक्ट नंबर। 1.999, इस तरीके से मुझे बताओ कि कौन सा नंबर है। और अगर ठीक है ज्यादा नो हो तो लास्ट में ऐसे बताओ कि भाई 10 बार है या 20 बार है या 30 बार है। ज्यादा बार नहीं लिख सकते तो नीचे बताओ 10 बार है, 20 बार है, 30 बार है। तो इस क्वेश्चन में यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ा अवयव विद्यमान नहीं होगा, इस समुच्चय में सबसे बड़ा अवयव विद्यमान नहीं होगा। इसमें आप चलते रहेंगे, हर नंबर जो भी आप बोलेंगे उससे जस्ट आगे एक बड़ा नंबर और मिल जाएगा, उसके जस्ट बाद में एक और बड़ा नंबर मिल जाएगा, उसके जस्ट बाद में एक और बड़ा मिल जाएगा। इस तरीके से बड़ा एग्जैक्टली बड़ा आप कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, मूव ऑन एंड मूव ऑन, ये चलता रहेगा। 1.9 1.9 से बड़ा होगा 1.99, 1.99 से बड़ा होगा 1.999, 1.999 से बड़ा होगा 1.10 बार 9, 1.10 बार 9 से बड़ा होगा 1.11 बार 9, 1.11 बार 9 से बड़ा होगा 1.12 बार 9, 1.12 बार से बड़ा होगा 1.13 बार 9, 1.13 बार से 1.14 बार 9। अब आप जो भी बोलेंगे 1.1000 बार 9 तो उससे बड़ा होगा 1.1001 बार 9। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सो ऑन। तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा अवयव कौन है, और ये प्रोसेस रनिंग में रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए संभव ही नहीं है कि आप बता दो, क्योंकि अगर आप सोचो जो आप बता रहे हो ना वो गलत है। आप कह रहे 1.999, ये कोई नंबर थोड़ी होता है 1.999। समझ रहे आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो 1.999, ये कौन सा नंबर है भाई। 1.1 बार 9 होता है, 2 बार 9 होता है, 3 बार 9 होता है, ये नंबर होता है। ये 1.999 इसका मतलब है आपको खुद ही नहीं पता कि वो नंबर है क्या, तभी तो आप 999 ऐसे बोल रहे हो। अगर पता होता तो आप पूरा पूरा बोलते। इसका मतलब आप खुद को भी नहीं पता कि नंबर है या नहीं है, आप बस पीछा छुटा रहे हो। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना अनंत, धाप जावा परेशान हो जावा धापेड़ा हुआ तो कहते अनंत, तो ये पीछा छुटाना हो गया। इसका मतलब हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, और जब समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर हम उत्तर दे रहे हैं वही गलत है। तो एक पॉइंट, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इसके अंदर जिसपे आप खड़े होकर कह सको कि भैया देखो ये लास्ट नंबर है, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। इसमें हर नंबर जो भी आप बोलोगे उसके बाद में एक नंबर और आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं है। तो हाँ, अपर बाउंड की बात करें तो ये बात है, अपर बाउंड इसका हो जाएगा 2, 2 और 2 के बाद, 2 और 2 के बाद, 2 और 2 के बाद आने वाला प्रत्येक नंबर जो 2 या 2 के बाद आएगा वह प्रत्येक नंबर अपर बाउंड होगा। दो या 2 के बाद आने वाला प्रत्येक नंबर अपर बाउंड होगा, इसका वो अपर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को लोअर बाउंड पे ले लेते हैं। एक एग्जांपल लोअर बाउंड का करते हैं। अब पे निम्न परिबद्ध पे आ जाते हैं। लोअर बाउंड सेम परिभाषा जो अपर बाउंड की थी वैसी लोअर बाउंड की है।
आपका जो सेट है, आपका जो समुच्चय है, आपका समुच्चय का प्रत्येक अवयव, आपके समुच्चय का प्रत्येक अवयव जिस अवयव से बड़ा होगा, मतलब आपके समुच्चय का कोई भी अवयव उससे छोटा नहीं होगा, उससे बड़े होंगे, बराबर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन छोटे नहीं हो सकते। मतलब उसके पीछे कोई नहीं जाएगा, सब उसके या तो आगे जाएंगे या उसके बराबर से चल सकते हैं, उसके बराबर रह सकते हैं, उसके आगे जा सकते हैं, उससे पीछे कोई नहीं होगा, मतलब उससे छोटा कोई नहीं होगा। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के डैश आ गया, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के डैश। यहां पे क्या कह रहा है, पर जो आपका समुच्चय एस है, आपके एस का ऑल ए, एस का हर अवयव, एस का प्रत्येक अवयव के डैश से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, परंतु छोटा कोई नहीं होगा। लोअर बाउंड वो कहलाता है जिससे छोटा अवयव आपको समुच्चय में नहीं मिलेगा। बड़े मिल जाएंगे, बराबर मिल जाएंगे, परंतु छोटा कोई भी, उससे छोटा कोई नहीं मिलेगा, उससे छोटा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम समुच्चय का कोई भी अवयव लोअर बाउंड से छोटा नहीं होता, और यही पहचान है लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड से कौन होता है लोअर बाउंड, जिससे छोटे अवयव ना हो। अगर समुच्चय के पास उससे छोटा अवयव नहीं है, अगर समुच्चय के पास उससे छोटा अवयव नहीं है, रिपीट, अगर समुच्चय के पास उससे छोटा अवयव नहीं है, सारे अवयव उससे बड़े हैं, बराबर है, लेकिन छोटा उससे नहीं है, उससे छोटा अवयव अगर समुच्चय के पास नहीं है, तो वो दावेदारी ठोक सकता है लोअर बाउंड की, और वो जीत भी जाएगा लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड कौन हुआ, जिससे आपका समुच्चय का हर अवयव, हर अवयव, प्रत्येक अवयव बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा नहीं होगा, उससे छोटा कोई आपके, कोई भी आपके, अगर आपके समुच्चय में एक भी अवयव के डैश से छोटा निकल गया तो फिर के डैश लोअर बाउंड नहीं है। एक भी अवयव ने अगर ये बात तोड़ दी, एक भी अवयव लोअर बाउंड से पीछे चला गया, तो फिर वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता। लोअर बाउंड का मतलब यही है कि पूरा का पूरा समुच्चय उससे आगे ही होगा, पूरा समुच्चय उससे आगे होगा, समुच्चय का कोई भी अवयव उसके पीछे नहीं होगा। ठीक है, ये आपका लोअर बाउंड कहलाता है। यहां पे भी फिर शुरू हो जाता है, यहां पे भी फिर शुरू हो जाता है कि पहला लोअर बाउंड कौन सा होगा, क्योंकि एक लोअर बाउंड अगर आ गया, एक लोअर बाउंड आ गया, जैसे इस केस में ये हमारा लोअर बाउंड हो गया क्योंकि इससे नीचे कोई नहीं है। तो और अच्छा, एक लोअर बाउंड आने के बाद में फिर सारे लोअर बाउंड है, ये सब लोअर बाउंड है, क्योंकि जब एक से ही छोटा नहीं है, ये मान लो एक है, अगर कोई भी अवयव एक से ही छोटा नहीं है तो फिर वो पीछे चले 0.9 से, 0.8 से, 0.7 से, तो अगर एक लोअर बाउंड मिल गया तो उसके पीछे वाले सब लोअर बाउंड है। ऐसे एक अपर बाउंड मिल गया तो उसके बाद वाले सब अपर बाउंड है। एक अपर बाउंड के बाद आने वाले सबके सब अपर बाउंड है। उसके पीछे आने वाले सब लोअर बाउंड है। एक लोअर बाउंड पता चल जाए, उसके पीछे सब लोअर बाउंड है ना। एक अपर बाउंड पता चल जाए, उसके पीछे सब अपर, उसके आगे सब अपर बाउंड है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि पहला लोअर बाउंड कौन होगा, पहला लोअर बाउंड कौन होगा जिसके पीछे सब लोअर बाउंड हो, पहला अपर बाउंड कौन सा होगा जिससे सब आगे अपर बाउंड हो। इसी का नाम उच्चक और निम्नक है। तो उच्चक क्या होता है, उच्चक आपका सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड, या सबसे पहला, पहला बोलना अच्छा नहीं लगता है, सबसे छोटा अपर बाउंड, और सबसे छोटा को बोलते हैं न्यूनतम। आपका
ऊपरी परिबद्ध का न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध। और लोअर बाउंड क्या होता है? आपके लोअर बाउंड का सबसे बड़ा लोअर बाउंड, सबसे बड़ा निम्न परिबद्ध। सबसे बड़ा यानी अधिकतम, सबसे बड़े को अधिकतम कहते हैं। अधिकतम निम्न परिबद्ध। निम्न परिबद्धों में से, अब ये देखो, ये आपका समुच्चय, ये हो गया आपका लोअर बाउंड, ये हो गया अपर, इसके ऊपर सब अपर बाउंड है। तो अपर बाउंडों में जो सबसे छोटा है और लोअर बाउंडों में जो सबसे बड़ा है, ये है निम्नक, ये है उच्चक। लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो उच्चक है, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो निम्नक है। जच्ची कौन जच्ची बात है? आ बात दाई आई को नहीं आई? क्या कहते हो? ये बात गले उतरी या नहीं उतरी? बोलो जय बाबा की, जोर से बोलो। अब बात समझ में आ रही कौन है? धीरे धीरे, कोई ना जल्दी को नहीं, आराम से तसल्ली से जचाओ। और यहाँ पे जितना समझ में आ रहा है बढ़िया, दोबारा देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ हो सकता है बीच में सुनने समझने में गलती रह गई हो, कमी रह गई हो, या आप कुछ और सोच रहे हो और उस समय मैं कुछ बोल गया हूँ, वो निकल गया होगा, तो ऐसा हो सकता है। घबराने जरूरत को नहीं, दोबारा वीडियो देखियो शांति से, ठीक हो जैसी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले जब आरपीएससी 2.0 पढ़ाया था टॉपिक, तो ये तब भी पढ़ाया था, तो थोड़ा सा अंदाज अलग था, नए तरीके से था, वो उस समय अलग तरीका था। तो 2 तरीके 3 तरीके, हर बार कोशिश ही करता हूँ कि नए तरीके से चीजों को समझाऊं ताकि ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आए। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रॉब्लम आए, इसको दोबारा देखने के बाद भी प्रॉब्लम आए, तो हो सकता है कि देखने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और देखने के तरीके को बदलना पड़ेगा तो 2.0 में जाके इसी लेक्चर को, उच्चक निम्नक वाले को, एक बार वहां से और क्रॉस वेरीफाई कर लेना। क्या पता वहां वाला सूट कर जाए आपको, क्या पता, है ना? हो सकता है ना, कई बार ये वाला तरीका सूट नहीं कर रहा, हो सकता है वो वाला तरीका सूट कर जाए। तो एक बार वहां से, अगर यहाँ पे कोई भी किंतु परंतु आपको होती है तो वहां जाके इसको करेक्ट कर लेना, और नहीं तो परफेक्ट है। ठीक है, आ जाओ। अभी तो एग्जाम्पल लेंगे और लेंगे तो ठीक हो जाएगा। पहले मैं एग्जाम्पल पे नहीं जाना चाहता, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर एक बार एग्जाम्पल पे चला गया तो फिर आप दिमाग पे जोर डालना बंद कर देंगे और आप एग्जाम्पल पकड़ लोगे। जो रमेश वाली बात बताई थी, वो दिक्कत यही होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, आप एग्जाम्पल पकड़ लोगे, भाड़ में गई थ्योरी, भाड़ में गई परिभाषा, और भाड़ में थोड़ी लागू। सीधो एग्जाम्पल पकड़ ले, कि सर ने कहा था 1 2 3 4 में उच्चक 4 होता है, निम्नक 1 होता है, बात खत्म। तो फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाती है। जो मैंने भी ईमानदारी वाला समझाया ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। इसीलिए कोशिश में बार बार रहता हूँ कि एग्जाम्पल बाद में आए, थोड़ी देर बाद में आए, है ना, काफी देर बाद में आए तो और ही अच्छी बात है। जितनी देर बाद आएगा उतना आप कम से कम फोकस तो करोगे। लेकिन हमारी आदत भी पता है क्या है, हम भी सोचते हैं, जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल नहीं देता था, आपके कमेंट आने लग जाते हैं, सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, सर सांस नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दो, सर जल्दी एग्जाम्पल दो। आपके मैसेज आने शुरू, एग्जाम्पल दो सर, फटाफट दे दो एक एग्जाम्पल, ताकि हम एग्जाम्पल समझ जाए। थ्योरी तो गई भाड़ में, आप तो एग्जाम्पल दे दो एक। तो आपकी समझे ये जो तड़प है, क्यों आती? आपकी तड़प इसलिए आती है कि थ्योरी को पचाना मुश्किल है भाई। मोटो धान है, पचाना दूर तो हुई है, और एग्जाम्पल है छोटो धान पतलो, और वो तुरंत समझ में आ जाए। अभी 1 2 3 4 बता दी, बोले हाँ, और 4 और उच्चक और निम्नक, ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गई सर, आ गई, बस सर मौज होगी। लेकिन चलेगा काम इससे, ना कि उससे। और उसके तो पता नहीं कितने कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज आप 1 2 3 4 को पकड़ के समझ तो जाओगे और हो भी जाएगा। हो सकता है उस एग्जाम्पल से मैं आपको संतुष्ट कर दूं, लेकिन पेपर संतुष्ट नहीं होगा। पेपर में जब वो घुमा के सवाल आएगा ना, घुमा के समुच्चय लाएगा ना, तब ये सगड़ा एग्जाम्पल बाहर निकल जी, तब आई बंची, यही बचेगा। क्योंकि एग्जाम्पल से समझा हुआ तो बस वो एग्जाम्पल ही हो सकता है, और उस एग्जाम्पल से बाहर निकलूंगा तो दिक्कत खड़ी जाएगी। परीक्षा तो आपका वो एग्जाम्पल तो करवाएगी नहीं जो अमीर जी ने समझा है, वो तो कुछ और ही लाएगी, और कुछ और लाएगी तो फिर टिक नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ा सा इस पे फोकस करो, मेहनत करो, देखो क्या हो रहा है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अभी समझते हैं। ये चिंता ना करो, अभी थ्योरी को पूरा जचाएंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं, यहाँ पे सोचो, कल्पना करने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। एग्जाम्पलों पे ना जाओ, थ्योरी पे देखो। मैंने कोशिश की है, आप भी सोचो कि चल क्या रहा है, कि हो क्या रहा है, क्या होता होगा, समुच्चय में क्या होता होगा, अपर बाउंड कैसा दिखता होगा। कल्पना करके देखो कैसा दिखता होगा अपर बाउंड। अपर बाउंड में क्या होगा, एक समुच्चय होंगे डॉट 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 डॉट, जैसे रियल लाइन है, उस रियल लाइन में आपका समुच्चय होगा डॉट 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 डॉट, वो समुच्चय होगा। फिर वो समुच्चय जहां से पूरा हो रहा होगा
वहां से अपर बाउंड शुरू हो जाएगा, वहां से अपर बाउंड शुरू हो जाएगा, यहां से आपका लोअर बाउंड शुरू हो जाएगा, सही है, डॉट 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 डॉट, फिर अपर बाउंड, ये सब अपर बाउंड है। फिर एक बार अपर बाउंड शुरू हो गया फिर वो कंटिन्यूअसली अपर बाउंड चलेगा, और एक बार लोअर बाउंड हो गया तो उसके पीछे वाला सारा लोअर बाउंड है। चलो थोड़ा सा और इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ये होता है आपका रियल नंबर, रियल नंबर वाली लाइन, माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब आप जो भी समुच्चय लोगे लोगे तो रियल लाइन से ही ना, कोई भी समुच्चय बनाओ, क्योंकि हमने कहा है कि हम तो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो जो भी हमारे समुच्चय वमुच्चय जो बनेंगे वो रियल के ही बनेंगे, तो रियल के ही बनेंगे। इसमें से आपने अवयव लेके तो समुच्चय बनाया होगा, यहां से अवयव लेके तो समुच्चय बनाएगा, ये अवयव ये ले लिया, मान लो ये ले लिया, ये कोई भी रहा, 1 है 2 है 3 है -1 है -2 है -0.1 है, कुछ भी लिया हो, लिया तो यहीं से होगा, ये यहां से आपने ले लिया, ठीक है। फिर अपर बाउंड क्या रहा होगा इसमें, ये अवयवों ने जितनी जगह कवर कर ली होगी, पॉइंटों ने जितनी जगह कवर कर ली होगी, फिर जहां से ये लास्ट वाला आएगा, ये वाला, इसके बाद में ये सब अपर बाउंड है, इसके बाद आने वाला प्रत्येक अवयव, प्रत्येक 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 प्रत्येक, ये अपर बाउंड है, इसे आप यू कह सकते हैं, ये अपर बाउंड है। और इस पॉइंट से पहले पहले आने वाला ये सब लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड यानी एल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप सैंडविच हो जाता है, आपका समुच्चय अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में सैंडविच होता है, ये अपर बाउंड ये लोअर बाउंड। अपर बाउंड एक अपर बाउंड को एक अवयव का नाम नहीं है कि ये अपर बाउंड, अपर बाउंड एक समुच्चय है पूरा, उसके हर सदस्य, उसका हर सदस्य अपर बाउंड है, हर सदस्य अपर बाउंड है। अब ये नहीं कि ये एक अपर बाउंड है, ये सब अपर बाउंड है फिर सारे के सारे, और ये सब लोअर बाउंड है, पूरा का पूरा ये सेट होता है, पूरा ये एक समुच्चय होता है अपर बाउंड। एक अपर बाउंड आ गया, एक आ गया, फिर एक नहीं आया, फिर आते ही गए, फिर सगले ऊपर वाले से अपर बाउंड ही है। ऐसे लोअर बाउंड एक आएगा तो एक नहीं आएगा, फिर तो उसके नीचे वाले सब अपर लोअर बाउंड है, फिर सब लोअर बाउंड है, ये सब के सब लोअर है, सबके सब अपर है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहां लिया अपर बाउंड के अंदर, ये अपर बाउंड है, इस अपर बाउंड में पीछे आए सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा, ये है सबसे छोटा, और मिल गया ओ है सौ छोटो, तो अपर बाउंड में सौ छोटड़ो सबसे छोटी हो, मतलब न्यूनतम, सबसे छोटे को न्यूनतम कहते हैं, अपर बाउंड में सबसे छोटा उच्चक कहलाता है, ये उच्चक है। इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीमम। ये आपका समुच्चय एस है, उच्चक सुप्रीम SUP, और उस समुच्चय का नाम जिस समुच्चय का है, और इसको हम नॉर्मली कैपिटल M से दर्शाते हैं, कैपिटल M। ठीक है, दोबारा क्या हुआ, अपर बाउंड में सबसे छोटा, क्यों, अच्छा सबसे छोटा क्यों ले रहे हो आप, सबसे छोटा इसलिए ले रहे हो कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अपर बाउंड शुरू कहां से हुए, क्योंकि उच्चक का मतलब क्या, उच्चक एक अपर बाउंड है, उच्चक एक अपर बाउंड है और सबसे छोटा अपर बाउंड है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये अगर उच्चक है मतलब ये बॉर्डर है, वो भारत पाकिस्तान को बॉर्डर है, यूं आगे चलना है, यूं आगे सब अपर बाउंड है, यूं पीछे समुच्चय चालू हो जैसी, यूं पीछे समुच्चय चालू हो जैसी, मतलब यूं पीछे एस चालू हो जैसी, यूं आगे अपर बाउंड चालू हो जैसी, एक आगे एस फिर यू, बाउंड्री बॉर्डर को फर्क तो पड़ेगा यार, बॉर्डर तो महत्व है, बॉर्डर नहीं बने तो भारत चाइना में लड़ाई हुई, बॉर्डर बन जाता तो क्यों लड़ाई होती, अगर बॉर्डर बना होता तो साफ क्लियर था कि बॉर्डर बन गया भैया, ये देखो यहां से चाइना शुरू, यहां से भारत, बॉर्डर नहीं बना वही लड़े हैं, समझ लो, जहां बॉर्डर खींच गए वहां तो दिक्कत ही खत्म, क्योंकि सबने पता है क्या लाइन है, ई लाइनों पहले भारत है, ई लाइनों बाद में चाइना है, क्लियर है। तो उच्चक क्या है, बाउंड्री है,
अपर बाउंड और समुच्चय की, ये है एकदम लास्ट, इसके बाद में अपर बाउंड, इससे पहले समुच्चय। ठीक है, आगे आते हैं। अब वो देखो, वो ध्रुव है, वो तड़प रहा है, एग्जाम्पल के लिए दे दो, एग्जाम्पल दे दो सर प्लीज, वो एग्जाम्पल दे के जल्दी से बाहर निकाल दो, है ना, तड़प, एग्जाम्पलों वाली तड़प। निम्नक, इनफॉर्मम, शॉर्ट फॉर्म में INF, S बराबर स्मॉल m, इसे स्मॉल m बोलेंगे, स्मॉल m कैपिटल M। अब आप एक बात कह सकते हो कि आपके समुच्चय का प्रत्येक अवयव हमेशा निम्नक से ऊपर होगा और उच्चक से नीचे होगा, क्योंकि उच्चक अपर बाउंड है, उच्चक अपर बाउंड का एक हिस्सा होता है, उच्चक अपर बाउंड का हिस्सा होता है। रिपीट, यहां पे इंपॉर्टेंट बात, उच्चक एक अपर बाउंड है, उच्चक एक ऊपरी परिबद्ध या ऊपर अपर बाउंड है। अभी बहुत कुछ है बाकी, चिंता ना करो, काफी सारी चीजें आती धीरे धीरे बिठा से। उच्चक एक ऊपरी परिबद्ध है, ऊपरी परिबद्धों में से सबसे छोटा है, मतलब ऊपरी परिबद्ध यानी इस परिवार का सदस्य है, इस परिवार का सदस्य है, इस परिवार का सबसे छोटा बेटा है, ठीक है ना, और ये इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और ये इस परिवार का सबसे छोटा बेटा। तो आपका निम्नक एक निम्न परिबद्ध है, एक निम्न परिबद्ध है। अब मामले को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, यहां तक तो सही था, रुको, अब एक बात, एक सवाल और, क्या उच्चक उच्चक समुच्चय का भी हिस्सा होगा? क्या उच्चक अपर बाउंड का तो हिस्सा है, इस फैमिली का तो मेंबर है, ये इस फैमिली का मेंबर तो है, एल लोअर बाउंड की फैमिली का निम्नक मेंबर है, लेकिन क्या उच्चक एस का मेंबर होगा? क्या उच्चक समुच्चय का अवयव होगा? अपर बाउंड का तो होगा, ऊपरी समुच्चय का तो अवयव होगा, लेकिन क्या ये एस का सदस्य भी होगा? हमेशा होगा। आज तो भी एग्जाम्पल देख रहा हूं, उसमें तो दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में तो दिख रहा है कि उच्चक जो है ये पिंक भी है और येलो भी है, ये पिंक भी है और येलो भी है, इसका मतलब यहाँ उच्चक जो है वो एस का सदस्य भी है और यू का सदस्य भी है। यहाँ पे भी निम्नक जो है वो एस का सदस्य भी है, एल का सदस्य भी है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? सवाल, क्या उच्चक और निम्नक एस के सदस्य होते हैं? क्वेश्चन, क्या उच्चक निम्नक एस के सदस्य होते हैं? और आंसर है कह नहीं सकते, कभी होते हैं कभी नहीं हो सकते, आवश्यक रूप से सच नहीं है, आवश्यक रूप से, हाँ शाबाश, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, इस केस में है। अब एक ऐसा केस बताते हैं जिसमें नहीं है, अब नहीं पे चलते हैं, कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? तो एग्जाम्पल लेते हैं होना और ना होने का। एक एग्जाम्पल तो ये ले लिया, 0 1 2 3 4, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ये ले लिया, ये दो एग्जाम्पल ले लिए, दोनों एग्जाम्पल में अपर बाउंड निकालते हैं, लोअर बाउंड निकालते हैं, उच्चक निकालते हैं, निम्नक निकालते हैं, ठीक है। पहले इसमें आ जाते हैं, इसमें तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ दिख रहा है, जो दिख रहा है बस वही है, कोई झंझट ही नहीं है। अगर मैं संख्या रेखा खींचू,
अगर मैं रियल लाइन खींचूं तो रियल लाइन पे 0 1 2 3 4, अगर यहां 0 है तो 0 इसका सदस्य है, 0 1 2 3 और 4, ये आपका एस है। सही है, साफ दिख रहा है कि ये 4 पर, बस 4 के बाद, 4 और 4 के बाद हर कोई अपर बाउंड है, ये आपका अपर बाउंड हो गया, कोई झंझट नहीं। अपर बाउंड क्या हुआ, 4 से लेकर अनंत तक जाते जाओ, ये अपर बाउंड हो गया यू। 4 के बाद 4 से फिर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, 4 के बाद जाते जाओ जाते जाओ, 4 से शुरू करके सब अपर बाउंड है। ऐसे ही ये लोअर बाउंड है, जीरो से पीछे, तो लोअर बाउंड हो गया आपका माइनस अनंत से 0 तक, माइनस अनंत से उधर से आओगे, माइनस अनंत से लेकर 0, बस 0 दीवार खत्म, माइनस अनंत से 0 तक लोअर बाउंड, फिर 1 से 4 तक समुच्चय, 4 से अनंत तक अपर बाउंड। उच्चक, इसका सुप्रीमम ऑफ एस बराबर 4, और यहां पे साफ दिख रहा है कि जो उच्चक है वो सदस्य है समुच्चय का, तो बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। यहां साफ पता लग रहा है कि m जो है वो s का सदस्य भी है और कैपिटल M भी s का सदस्य है। ये एग्जांपल इस बात का दिखाता है कि उच्चक और निम्नक समुच्चय का हिस्सा हो सकते हैं, हो सकते हैं, गारंटी नहीं। दूसरा एग्जांपल देता हूं जो इसका काउंटर होगा, जिसमें पता लगेगा कि नहीं है। अब यहां आ जाओ, इसमें क्या है, 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, 4 भी नहीं लेना है, लेकिन 0 और 4 के बीच वाले लेने हैं। 0 नहीं लेना है, डॉट 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 डॉट, मतलब 4 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, लेकिन इनके बीच वाला सारा लेना है, ये सब लेना है, लेकिन 4 नहीं लेना है, 4 के बाद में, 4 से पहले सब लेना है, और 4 के पहले सब लेना है, 0 के बाद सब लेना है, लेकिन 0 और 4 को नहीं लेना है। अब उच्चक कहां से शुरू होगा, अब अपर बाउंड कहां से शुरू होगा, देखो 3.9 से बड़े इसमें है, ध्यान से सुनना, 3.9 से बड़े इसमें है, 3.99 से बड़े भी इसमें है, क्योंकि उच्चक वो देखो, अपर बाउंड वो होगा जिससे बड़ा इसमें नहीं मिले, जिससे बड़ा इसमें ना मिले, जिससे बड़ा अवयव इसमें ना मिले, वही तो अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड की परिभाषा क्या है, अपर बाउंड वह अवयव अपर बाउंड कहलाते हैं जिनसे बड़ा अवयव समुच्चय के पास ना हो, उनसे बड़ा अवयव समुच्चय के पास ना हो। 3.9 से बड़ा, जवाब हाँ है। 3.99 से बड़ा, बोला जी हाँ है। 3.999 से बड़ा, बोला हाँ है। 3.4 बार 9 से बड़ा, बोला जी हाँ है। 3.5 बार 9 से बड़ा, बोला हाँ है। 3.6 9 से बड़ा, बोला हाँ है। 3.1000 बार 9 से, इससे भी बड़ा है। 3.10,000 9 से, इससे भी बड़ा है। 3.11 बार या 10,000 या 50,000, इससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब 3.99 की मैं कोई भी श्रृंखला बोलूं उससे बड़ा अवयव इसके पास होगा। तो कौन है पहला, तो पहला आया 4 पहला है जिससे बड़ा अवयव इसके पास नहीं है, पहला अवयव है 4 से बड़ा है इसमें, 4 से बड़ा है नहीं, 4 के बराबर ही नहीं है, बड़ा तो छोड़ो 4 के बराबर ही नहीं है, 4 से बड़ा कोई है नहीं, तो पहला खाता शुरू हुआ 4 से, ये आपका अपर बाउंड। तो सीधा 4.1 पर पूछ जाओ, 4 में क्या बुरा, ये बापड़ा में 4 में क्या गलत हो, 4 में क्या गलत हो, तो 4.1 पर क्यों एहसान करे, 5 ही बोल देता। अब तो दुख क्यों पाया 4.1 बोलने के लिए, 5 ही बोल देता आराम से, 5 या बहुत आराम से 10, देख लो
रियल नंबर है, बड़े चिपकेड़ा नंबर है ये रियल नंबर है, बड़ा चिपकेड़ा नंबर है, तो सोच समझ कर बोलो। 4.1 से पहले घना ही बैठे है, घना ही उम्मीदवार बैठे है बेचारा। 4.1 से पहले 4.01 बैठा है, 4.001 बैठा है, 4.101 बैठा है। बाने तो थेसा ने छोड़ दिया, सो छोट के की व्याकरण ला गया पहले। तो अभी और लोग बैठे हैं, मामला लाइन में और भी है, पाइपलाइन में बहुत सारा बैठा है। तो 4 से शुरू होगा ये। 4 से पहले क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 से पहले क्यों नहीं होगा? 4 से पहले कोई भी नंबर होगा वो 3.9 होगा, 2 9 होगा, 4 9 होगा, 10 9 होगा, उससे बड़ा नंबर होगा। तो 4 ही पहला कैंडिडेट होगा जिससे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। उच्च कितना हुआ? 4। अपर बाउंड कितना हुआ? 4 से लेकर अनंत तक। अब इस बार 4 समुच्चय का हिस्सा नहीं है। 4 आपके समुच्चय का हिस्सा नहीं है, यानी उच्चक अब आपके समुच्चय का हिस्सा इस बार आपका उच्चक समुच्चय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमने कब कहा, किसने कहा कि उच्चक समुच्चय का हिस्सा होता है? परिभाषा ने कहा था? परिभाषा ने नहीं कहा कि उच्चक समुच्चय का हिस्सा होता है। समुच्चय ने कहा था, परिभाषा ने कहा था कि वो उच्चक कहलाता है जो समुच्चय के हर अवयव से बड़ा होता है। परिभाषा ने ये नहीं कहा कि समुच्चय का वो अवयव जो सबसे बड़ा होता है या जो सब उससे छोटे होते हैं। समुच्चय का अवयव नहीं कहा। परिभाषा को पढ़ो, फिर से परिभाषा पे चलते हैं। जब तक परिभाषा ठीक नहीं करेंगे, ये देखो यहां ध्यान से पढ़ते हैं। कर्मी क्षेत्र एफ का अवयव, यानी के किसका अवयव है? एफ का अवयव है। ठीक है, अच्छा क्या ये एस का अवयव बताया परिभाषा ने? परिभाषा को ध्यान से पढ़ो, कहीं लिखा हुआ है क्या कि क्या के जो है वो एस का अवयव है? एक बार दोबारा से इसको क्रॉस चेक करो और पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। परिभाषा ने ये कहा है कि के जो है वो एस का अवयव है? दोबारा से, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोग ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और परिभाषा में अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे करके। क्रमिक क्षेत्र एफ का अवयव यानी एफ का अवयव है, एफ का तो है, उसके अरिक्त उप समुच्चय एस का ऊपरी परिबंध कहलाता है। ऊपरी परिबंध कहलाता है, ये थोड़ी कहा है कि एस का अवयव है। ऊपरी परिबंध कहलाता है, इसका मतलब ये थोड़ी उसका खुद का सदस्य है। कहा है क्या खुद का सदस्य है? उसके अरिक्त उप समुच्चय एस का ऊपरी परिबंध कहलाता है। क्या ऊपरी बंध कहलाता है? इसका मतलब ये कि उसका अवयव है, ऐसा नहीं कहा ना। ठीक, इसका मतलब ऊपरी परिबंध उसका सदस्य हो चाहे ना हो, कोई बात है, हो तो भी इसको कोई नाराजगी नहीं। देखो ऐसा नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए और ना ये कहा कि होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, हो तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। यानी ऊपरी परिबंधों पे ये शर्त लागू नहीं होती कि वो समुच्चय का हिस्सा हो चाहे मत हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आराम से देखो, ये लंबा टॉपिक है, ये गहरा टॉपिक है, टाइम लगेगा आपको समझने में। धीरे धीरे इसको बार बार देखिएगा, एक दो बार देखिएगा। उच्चक निम्नक अच्छे हो गए तो आपको बहुत आराम आएगा। ये वो टॉपिक है जो नॉर्मली बच्चों को परेशान करता है। ये टॉपिक नॉर्मली बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि उच्चक निम्नक से नाम से ही डर लगता है कि पता नहीं क्या है ये, क्या नहीं है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, उच्चक निम्नक को ये मानते हैं कि अधिकतम न्यूनतम है। अब ये अधिकतम न्यूनतम में भी फर्क समझाऊंगा कि अधिकतम न्यूनतम और उच्चक निम्नक में क्या फर्क है। अधिकतम न्यूनतम में और उच्चक निम्नक में क्या फर्क है, उस पर बात करेंगे। ये रहा आपका, यहां आ गया। अब आ जाओ लोअर बाउंड के ऊपर, सेम वही बात है। जीरो से ऊपर वाले सारे अवयव तो इसमें है, तो सबसे पहला जीरो ही होगा, जिसके नीचे कोई नहीं होगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा। ये आपका लोअर बाउंड आ गया, और इस लोअर बाउंड का निम्नक हो गया आपका 0, जो कि एस में नहीं है। माइनस अनंत से
0 तक। ये इसका लोअर बाउंड हो गया, एल हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, ये उच्चक और निम्नक हो गया। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा है लोअर बाउंड की, अपर बाउंड की। ठीक है, अब आ जाओ इनको परिभाषा से ओढ़ लेते हैं। ये तो हमने इस तरीके से इनको समझ लिया। अब इनकी जो एक्चुअल परिभाषा है उस पर आ जाते हैं। न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध परिभाषा, न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध, अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव, इसको लोवेस्ट अपर बाउंड कहते हैं। लोवेस्ट अपर बाउंड, कई बार इसे एल यू बी भी कहते हैं, लोवेस्ट अपर बाउंड। इसको शॉर्ट फॉर्म कर लो तो एल यू बी हो जाएगा। अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव, अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव, अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव मतलब उच्चक, उच्चक, सुप्रीमम या उच्चक, कई नाम है इसके। अब परिभाषा को पढ़ो, देखो। ऊपर की ओर परिबंधित समुच्चय, कोई समुच्चय ऐसा है जो ऊपर से बंधा हुआ है, मतलब फिक्स है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा इसका मतलब उसका अपर बाउंड होगा, उसका अपर बाउंड होगा। जब अपर बाउंड होगा तो ऊपरी परिबंधों का समुच्चय जो बनेगा, जो अपर बाउंड का सेट बनेगा, उन अपर बाउंड के सेट में से जो न्यूनतम अवयव है, अपर बाउंड के सेट में जो न्यूनतम अवयव है, मान लीजिए उसका नाम एम रखा गया है, ये एम ही उच्चक कहलाता है। दोबारा से यहां पे है मेन चीज, ऊपरी ऊपरी परिबंधों, जो सारे अपर बाउंड है के समुच्चय, जो अपर बाउंडों का समुच्चय बनेगा, सारे अपर बाउंडों को इकट्ठा करके जो समुच्चय बनेगा, उस समुच्चय का न्यूनतम अवयव, नाम उसका अगर एम हो तो वह उच्चक कहलाता है। इसको सुप्रीमम ऑफ एस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब निम्नक की परिभाषा पे आ जाते हैं। ये रहा निम्नक की परिभाषा। अगर कोई समुच्चय नीचे से परिबद्ध है तो निम्न परिबंधों जितने भी लोअर बाउंड है, उन लोअर बाउंड के समुच्चय में से का महत्तम, महत्तम मतलब अधिकतम, महत्तम मतलब अधिकतम या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी, लोअर बाउंड, जीएलबी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इन्फमम भी कहा जाता है, और हिंदी में निम्नक भी कहा जाता है। निम्नक क्या होता है? जो आपके लोअर बाउंड है, उन लोअर बाउंड का सबसे बड़ा अवयव, महत्तम अवयव, मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट, उनका मैक्सिमम एलिमेंट निम्न कहलाता है, और इसे आईएनएफ द्वारा व्यक्त किया, आईएनएफ ऑफ एस, स्मॉल एम। यहां नोट वाली बात लिखी हुई है कि उच्चक या निम्नक समुच्चय एस के अवयव होते हैं या नहीं भी होते। कोई जरूरी नहीं है कि वो समुच्चय का अवयव हो सकता है कोई एग्जाम्पल ऐसा हो जिसमें वो समुच्चय का हिस्सा हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसमें वो ना भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली, एक डाउट वाली बात है कि दोनों ही उच्चक और निम्नक की परिभाषा ने पहले ये मांगा है कि समुच्चय बंधा हुआ होना चाहिए, ऊपर से बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर समुच्चय बंधा हुआ ही नहीं है, अपर बाउंड ही नहीं है, तो काहे का उच्चक और काहे का निम्नक। अगर अपर बाउंड नहीं है तो उच्चक कैसे आएगा? जिसके अपर बाउंड ही नहीं है उसका उच्चक, क्योंकि पहले अपर बाउंड आता है, फिर अपर बाउंड में छोटा आता है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? यानी आप कह रहे हो किचन, पहले घर आता है, घर के अंदर किचन आता है। समझ क्या मांग रहे हो? पहले आपके समुच्चय के पास अपर बाउंड होना चाहिए, मतलब अपर बाउंड कि ये समुच्चय यहां खत्म हो गया, ये इसका ऊपरी सिरा है, ये इसका अपर बाउंड। कई समुच्चय के पास अपर बाउंड होते ही नहीं है। एग्जांपल लेते हैं,
आपका नेचुरल नंबर ले लो, आपका z ले लो और माइनस n ले लो या q माइनस ले लो, z माइनस ले लो और एक ये ले लो। अब इन सारे केस में देखिए, ये चार नेचुरल नंबर का समुच्चय मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आपका कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी रुकेगा ही नहीं। ऊपर से दिख रहे, ऊपर से बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ऊपर ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो उसका कोई अपर बाउंड होगा ही नहीं, एक भी अपर बाउंड नहीं होगा। इसका ऊपरी परिबद्ध समुच्चय बनेगा ही नहीं। क्यों? खत्म होगा तो बने ना, रुके तो बने, रुके नहीं रुक। 5 6 7 8 9 10 11 चलता जाएगा। हाँ, इसका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है। देखो एक से नीचे, एक इसका लोअर, एक से नीचे वाले सारे इसके लोअर बाउंड है, लेकिन अपर बाउंड नहीं है ना। एल है पर यू नहीं, और जिसका यू नहीं उसका उच्चक कैसे हो सकता है? जिसका यू ही नहीं है, जिसका अपर बाउंड ही नहीं है, तो फिर अपर बाउंडों में से होता है ना, पहले आप अपर बाउंड बनाते हैं, उन अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा होता है उसको उच्चक कहते हैं। तो अपर बाउंड ही ना हो तो काहे का उच्चक? इसलिए अब इस केस के अंदर इस भैया को देखें तो इसका यू ही नहीं है, तो यू ही नहीं है तो उच्चक भी नहीं होगा। एल है, लोअर बाउंड है, इसलिए निम्नक होगा। इसका निम्नक होगा परंतु उच्चक नहीं होगा, क्योंकि अपर बाउंड ही नहीं है। जेड पे आ जाओ, जेड का ना कोई लोअर बाउंड है ना कोई अपर बाउंड है। ये देखो, जेड पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, पीछे से पीछे चलता ही रहेगा, तो इसका कोई लोअर बाउंड नहीं है। जेड का ना कोई लोअर बाउंड है ना कोई अपर बाउंड है, पीछे भी चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, आगे भी चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ना एल ना यू। जेड माइनस को ले लो, माइनस वाले, -1 -2 -3, इसका u है परंतु l नहीं, इसका लोअर बाउंड है ही नहीं, अपर बाउंड है। इसका l और u दोनों है, तो समुच्चय पे ये डिपेंड करेगा। अब आप उच्चक की बात कर रहे हो, अपर बाउंड है नहीं, अपर बाउंड है नहीं, आप उच्चक की बात कर रहे हो, तो इसीलिए परिभाषा तो सावधानी से काम करते हैं ना, परिभाषा पूरी सावधानी बढ़ती है ना। वो तो टर्म्स एंड कंडीशन सारी पुख्ता करवा लेते हैं। क्या पता, जैसे डॉक्टर है, आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं, चाहे फुंसी का ऑपरेशन करे, डॉक्टर तो सारे साइन करा लेगा आपके मरने तक के, आपके मरने तक के साइन करवा लेगा, लिखो अगर कुछ हो गया या मर गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई फुंसी का ऑपरेशन है, बोले कुछ भी हो, रिस्क नहीं लेते हम, तो परिभाषाएं रिस्क नहीं लेती, परिभाषाएं सारी बातें पहले से खुल के कर लेती है, बुरा लगे तो लगे, है ना। तो ये देखो, इसने पहले खुल के बात की है कि निचला परिबद्ध समुच्चय एस, पहले से ही वो नीचे से परिबद्ध होना चाहिए। अगर नीचे से परिबद्ध ही नहीं है तो फिर काहे का निम्न, इसलिए पहले वो नीचे से परिबद्ध हो, फिर उसका जो निम्न परिबंध होगा उसका सबसे बड़ा अवयव निम्न कहलाएगा। परिभाषा ने थोड़ा सेफ एंड दिखा लिया, होना भी चाहिए, सही बात है, परिभाषा पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाए। परिभाषा अधूरी, परिभाषा कह रही होती कि निम्नकों का जो निम्न परिबद्ध है उसका सबसे बड़ा अवयव निम्न कहलाता है। किसी का निम्न परिबद्ध ना हो तो परिभाषा में पहले कह दे भाई निम्न परिबद्ध पहले लेके आओ। अगर निम्न परिबद्ध उसके पास है तो फिर निम्न परिबद्धों का सबसे बड़ा अवयव निम्न कहलाएगा। परफेक्ट, क्लियर? ये है परिभाषा। अगर ये देखो, अब इनके पास, किसी के पास एल नहीं है बेचारों के पास, जिनके पास एल नहीं है उनके पास निम्नक भी नहीं हो सकता, जिसके पास यू नहीं है उसके पास उच्चक नहीं हो सकता, जिसके पास एल और यू दोनों ही नहीं है उसके पास उच्चक और निम्नक दोनों नहीं हो सकता, जिसके पास दोनों है उसके पास दोनों होंगे, तो इसके पास उच्चक और निम्नक दोनों होंगे। इसके पास उच्चक होगा परंतु निम्नक नहीं होगा, इसके पास ना निम्नक होगा ना उच्चक होगा, इसके पास निम्नक होगा परंतु उच्चक नहीं होगा।
तो किसी भी समुच्चय में हो सकता है उच्चक निम्नक ना हो सकता है उच्चक निम्नक हो सकता है दोनों ही ना हो सकता है दोनों ही हो सकता है खाली उच्चक हो निम्नक ना हो सकता है निम्नक हो उच्चक ना हो। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है समुच्चय के ऊपर कि समुच्चय क्या है। ठीक है, क्लियर है ये बात? जज गई यह बात? ठीक है, अब एक थोड़ी सी बात, एक छोटी सी बात कर लिया, अधिकतम न्यूनतम और उच्चक निम्नक में क्या फर्क है? मैक्सिमा मिनिमा वर्सेस उच्चक निम्नक। अधिकतम न्यूनतम, इसे अधिकतम न्यूनतम क्यों नहीं बोलते? वर्सेस उच्चक निम्नक, क्या फर्क है उच्चक निम्नक में और हम क्यों अधिकतम न्यूनतम को क्यों भूल गए? उच्चक निम्नक हमने क्यों बनाए? हम ये भी तो कह सकते थे कि समुच्चय का सबसे बड़ा अवयव, समुच्चय का सबसे छोटा अवयव, है ना? ये क्यों नहीं किया? दिक्कत है कि अधिकतम न्यूनतम की परिभाषा गलत नहीं है, परफेक्ट है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे गणित आगे बढ़ती है, जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आते हैं, हमारी पुरानी परिभाषाएं कमजोर पड़ने लगती है, टिक नहीं पाती है। स्वाभाविक सी बात है, आपका आज नोकिया 1100 है, क्या आज के परिप्रेक्ष्य में काम करता? आज इस इंटरनेट क्रांति में इस टाइप के जो गेम्स है, एप्स है, क्या वो नोकिया 1100 झेल पाता? नहीं। क्या नोकिया 1100 गलत था? नहीं गलत था। नोकिया 1100 उस समय के लिए बेस्ट था। नोकिया 1100 2006, 2007, 2008 तक के लिए बेस्ट था, लेकिन 2024 के लिए बेस्ट नहीं है। सेम वही बात है, आपकी परिभाषाएं भी कमजोर पड़ने लग जाती है। क्यों? दुनिया आगे बढ़ती है, लोग आगे बढ़ते हैं, विज्ञान आगे बढ़ता है, विज्ञान आगे बढ़ता है तो परिभाषाएं कमजोर पड़ने लग जाती है, क्योंकि वो परिभाषाएं उस समय के हिसाब से बेस्ट होती है, उस समय के हिसाब से बेस्ट होती है। कोई भी चीज जो 1950 में बेस्ट थी, 2024 आते आते तक कमजोर पड़ गई होगी, क्योंकि नया आयाम आ गए, नई चीजें खुल गई, नया दिमाग खुल गया, तो उसको झेलने के लिए अब आपको आपकी परिभाषाओं को और नए रूप से लाना होता है। आ जाओ बात करते हैं क्या दिक्कत है। अधिकतम न्यूनतम में क्या होता है? अधिकतम न्यूनतम की जो परिभाषा है वो ये होती है कि आप मान लीजिए आप क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, क्लास में जितने बच्चों ने टेस्ट दिए उसमें से वो बच्चा जिसने सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए हैं वो अधिकतम कहलाता है। यानी अधिकतम और न्यूनतम की प्रॉब्लम ये है कि वो समुच्चय का हिस्सा होते हैं। अधिकतम न्यूनतम समुच्चय का हिस्सा होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अधिकतम से बड़ा कोई अवयव नहीं हो सकता। पहली बात, अधिकतम समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए, ये चीज मरवा देती है। ये दो बात, पहली बात जो भी अधिकतम है, मान लीजिए m है, m समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अधिकतम का मतलब ये, अगर आप कह रहे हो कि आरपीएससी में सबसे ज्यादा नंबर इसके बने, इसका मतलब इससे ऊपर वाले कोई बच्चा नहीं होगा, इसके बराबर वाले बच्चे हो सकते हैं, इससे बड़ा बच्चा कोई नहीं होगा, इससे ज्यादा नंबर बनाने वाला कोई नहीं होगा। अब इसमें ये बात तो सही है कि अधिकतम है मतलब इससे बड़ा कोई नहीं होगा, लेकिन दिक्कत इस परिभाषा में नहीं, दिक्कत इसमें कि एम एस का अवयव होना चाहिए। अधिकतम अवयव एस, वो अवयव जो सबसे बड़ा है वो समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए। अब ये समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए, ये परिभाषाएं हमारे छोटे मोटे एग्जाम्पलों पे तो बढ़िया काम करती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, एग्जाम्पल लो ये रहा जो भी हम ले रहे थे 0 से 4, इसका मैक्सिमा मिनिमा बताओ, इसका मैक्सिमा मिनिमा बताओ। तो जवाब है इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। इसका मैक्सिमम मिनिमम है? नहीं। क्यों नहीं है इसका मैक्सिमम? अगर आप कहोगे 4 मैक्सिमम है तो गलत कह रहे हो, 4 तो समुच्चय में नहीं है। अधिकतम न्यूनतम की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो समुच्चय के ही अवयव होते हैं। अधिकतम समुच्चय का वह अवयव है, देखो परिभाषा, अधिकतम समुच्चय का वह अवयव है जो सारे अवयवों से बड़ा या बराबर है, छोटा किसी से भी नहीं। तो छोटा किसी से नहीं है तो उच्चक में भी होता है, छोटा किसी से ना हो तो उच्चक में भी होता है, लेकिन उच्चक में हमने एक चीज बचा ली कि वो समुच्चय का हिस्सा हो या ना हो, उस परिभाषा को हमने इस तरीके से बनाया है कि वो समुच्चय के साथ इंटरफेयर ना करे, समुच्चय पे उसकी निर्भरता ना रहे। अब इसकी निर्भरता है, यहां पर हम 4 को उच्चक नहीं बोल सकते, 4 को मैक्सिमम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 4 समुच्चय का हिस्सा नहीं है, 4 समुच्चय का हिस्सा नहीं है। आपको अधिकतम बोलना है तो समुच्चय का ही कोई अवयव बोलना पड़ेगा, समुच्चय के ही किसी अवयव को अधिकतम बोलना पड़ेगा। अगर आप 3.9 अधिकतम बोलते हो, 3.9 से तो 3.99 बैठा है, 3.99 बोलते हो तो 3.999 बैठा है,
3.999 बोलते हो तो 3.4 बार 9 बैठा है, तो आप यहाँ पे अधिकतम अवयव नहीं बोल पाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम नहीं है, जबकि आपको साफ दिख रहा है कि 4 है, लेकिन देखो बोल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि ये शर्त नंबर 1 को तोड़ रहा है, ये आपकी शर्त नंबर 1 को तोड़ रहा है। फंस गई? फंसी बात फंसी। 4 सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है, ये बात सच है, लेकिन अधिकतम न्यूनतम की प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसी सदस्य का हिस्सा, उनमें से, जैसे मान लिया आपने कहा कि आरपीएससी में किसी ने 300 में से 290 बनाए, मैं मानता हूं 290 बनाए, लेकिन किसी ने बनाए ना, कोई तो बच्चा रहा होगा आरपीएससी में से जिसने 290 बनाए, तो अधिकतम उसी समुच्चय का एक बंदा होता है, और अगर वो बंदा उस समुच्चय का नहीं है तो फिर वो अधिकतम नहीं हो सकता। यहां जाके ये बात फंस जाती है। अब इस केस में आपको बोलना पड़ेगा कि इसका अधिकतम न्यूनतम विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहे हो, अधिकतम न्यूनतम विद्यमान नहीं है। दिख रहा है परंतु बोल नहीं पा रहे क्योंकि एक अड़चन आ रही है। अब यहीं अगर हम उच्चक निम्नक पे आए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल है। उच्चक इसका 4 है, निम्नक इसका 0 है। है यहां आपका अधिकतम न्यूनतम फेल हो गया, अधिकतम न्यूनतम फेल हो गया, लेकिन उच्चक निम्नक अभी भी पास है। उच्चक निम्नक जिंदाबाद, उच्चक निम्नक जिंदाबाद। आपका अधिकतम न्यूनतम फेल हो गया, लेकिन उच्चक निम्नक अभी भी जिंदाबाद है। अब दूसरा एक एग्जांपल और देखो, जब अधिकतम न्यूनतम काम कर रहे हो तब बड़ा इंटरवल ले लेता हूं। बड़ा इंटरवल लेने का मतलब, बड़ा इंटरवल लेने का मतलब किनारे शामिल है। अब किनारे शामिल है, अब अधिकतम न्यूनतम खुश हो जाएंगे, मौज होगी। अधिकतम 4 है, उच्चक अधिकतम न्यूनतम 0, और उच्चक कितना, वो भी 4, यानी अधिकतम न्यूनतम विद्यमान है तब भी उच्चक है, नहीं है तब भी है, यानी ये ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है। जब आपके अधिकतम न्यूनतम विद्यमान होते हैं तो वही उच्चक और निम्नक हो जाते हैं, लेकिन अधिकतम न्यूनतम विद्यमान नहीं है तब भी उच्चक निम्नक हो सकते हैं, यानी ये ज्यादा बड़ा विचार है, ये ज्यादा बड़ा विचार है। अधिकतम न्यूनतम अगर आपके पास है तो वो उच्चक निम्नक हो जाएंगे, वही उच्चक निम्नक भी हो जाएंगे। अगर अधिकतम न्यूनतम विद्यमान है तो वही आपके उच्चक निम्नक भी हो गए, लेकिन अधिकतम न्यूनतम विद्यमान नहीं है, उस केस में भी उच्चक निम्नक काम करते हैं। तो ज्यादा आइडिया बड़ा बना, ज्यादा, यानी अधिकतम न्यूनतम को भी कवर कर रहा है प्लस उससे ऊपर भी कवर कर रहा है, मतलब ज्यादा व्यापक है ना। जैसे 2 in 1 मशीन होती है ना, 2 in 1 मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन को ले लीजिए, पहले कपड़े धोती थी, फिर दूसरी मशीन आई जो कपड़े भी धोती है, कपड़े भी धोती है और कपड़े सुखाती भी है, तो 2 in 1 है, तो और ही मौज होगी, बढ़िया काम है, वो काम तो कर ही रही है। जो अधिकतम न्यूनतम करते थे वो काम तो ये करता ही है, जो अधिकतम न्यूनतम है वो ये काम तो करता ही है, परंतु उच्चक निम्नक उसके आगे भी काम करते हैं। तो उच्चक निम्नक ज्यादा बड़ा विचार है, ज्यादा सही विचार है, ज्यादा चीजों को कवर करेगा, मतलब एडवांस प्रॉब्लम्स को ये, इसीलिए अधिकतम न्यूनतम आप 12th क्लास तक पढ़ते हैं, 12th क्लास तक अधिकतम न्यूनतम पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th क्लास के बाद में ग्रेजुएशन में आते ही आपको उच्चक निम्नक पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब अधिकतम न्यूनतम इतना इफेक्टिव नहीं है। इसलिए जब भी आप कॉलेज की मैथ पढ़ते हैं, गौर करिए, ज्यादातर नाम उच्चक और निम्नक का आता है, समझ गए? क्लियर? अच्छी बात। हाँ चलो, अब इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा, जब तक ये चीजें ठोस ना हो जाए। पुराने वाले लेक्चरों से आप इसे और क्लियर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, बाकी पुराने एग्जाम्पलों से 2.0 में जो पढ़ाया था उसको देख के क्रॉस करके और ज्यादा अच्छे से, क्योंकि दो अलग अलग तरीके से देखोगे तो शायद ज्यादा अच्छा आयाम समझ में आएगा, तो और बढ़िया कर सकते हो। अब आपकी मेहनत है, जितना इसमें ऐड करोगे उतना ज्यादा खिलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। नहीं, सेकंड क्लास शेड्यूल नहीं किए, अभी शेड्यूल कर देंगे थोड़ी देर में, आप नाश्ता वाश्ता करिए, इतने में मैं शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से।